जय हिंद। आज है 15 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 15 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो कल यानी कि 14 फरवरी को हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है। आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप ये साउथ अफ्रीका में शुरू हो चुका है 10 फरवरी से। सीबीडीटी के साथ एपीए पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पब्लिक सेक्टर यूनिट बना है गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण रहा, इसमें महाराष्ट्र टॉप पर रहा। इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ावा देने के लिए इंडियन नेवी के साथ साझेदारी कर ली है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन ये लखनऊ में किया गया। अभी हाल ही में एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $123 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज आर अश्विन बने हैं। फाइजर इंडिया की नई एमडी सीईओ मीनाक्षी तेवतिया। मलयालम सिनेमा की जो एक्ट्रेस रही थी पीके रोजी, इनकी 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से इन्हें श्रद्धांजलि दी है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी और राष्ट्रीय महिला दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो ये अमाउंट आप याद रखेंगे 1.78 अरब डॉलर का है। अच्छा, तुर्की पहले आप तुर्की के नाम से जानते थे, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इसके नाम के बदलाव को लेकर के जो मंजूरी थी ये दे दी थी। इसके बाद से हम इसे तुर्की के नाम से जान रहे हैं। हाल ही के दिनों में हम लोगों ने पढ़ा है कि तुर्की और इससे सटा हुआ जो सीरिया है ना, इसे अभी भूकंप ने प्रभावित किया है, जिसके बाद से यहाँ से 3 से 4 हजार लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। तो इसके लिए हालांकि भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था इसे मानवीय सहायता भेजने के लिए। तो अभी इसके लिए वर्ल्ड बैंक भी आगे निकल करके सामने आया है और इसने 1.78 अरब डॉलर की प्रस्तुति दी है। तुर्की की कैपिटल अंकारा, करेंसी टर्किश लीरा है। तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है ना इस्तांबुल, ये ट्रैफिक इंडेक्स 2021-22 में टॉप पर था। इस्तांबुल बस आता है यूरोप में, बाकी शेष तुर्की आपको एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पड़ना है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत तुर्की का पूरा हिस्सा आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे अनातोलिया। और वह हिस्सा जो यूरोप के अंतर्गत आ रहा है इसे कहा जाएगा थ्रेस। तुर्की की सीमा किससे लगी हुई है? ब्लैक सी से लगी हुई है। ब्लैक सी के ऊपर में ये अजोव सी है। देखिए, महासागर तो 5 है, लेकिन सागर बहुत सारे, सैकड़ों आप लोगों को याद रखने हैं। तो यहाँ से एक स्ट्रेट याद रख लेनी है आप लोगों को, कर्च स्ट्रेट। जल संधि, ऐसे जल संधि कहते किसे पढ़ा होगा आप लोगों ने? जहां 2 थल भाग अलग होते हैं, 2 जल भाग मिलते हैं। तो कौन कौन से जल भाग मिल रहे हैं? ब्लैक सी का पानी मिल रहा है और अजोव सी का, तो ये तो मिल गए। यहाँ यूक्रेन वाला हिस्सा और रशिया वाला हिस्सा अलग हुआ, तो यहाँ एक कर्च स्ट्रेट का निर्माण हो रहा है। सेम वैसे यहाँ से आप लोगों को बासपोरस स्ट्रेट याद रखना है और यहाँ से डार्डनस स्ट्रेट। आगे फिर डिस्कशन आएगा तो डेफिनेटली इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। संचालन इसका शुरू हुआ था 1945 से। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी में हालांकि आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर है। वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे बसी हुई है। तो इसके जो अध्यक्ष है ना, ये हो जाएंगे डेविड मलपास। ये वर्ल्ड बैंक के 13वें क्रम के अध्यक्ष हैं। कहां से है ये? अमेरिका से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो जिसका नाम है एरो इंडिया 2023, इसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में इन्होंने किया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। इसका ये 14th एडिशन था और इसमें वायुसेना के जो प्रमुख है BR चौधरी, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इसमें 731 एग्जिबिटर्स भाग ले रहे हैं, जिसमें कि 633 डोमेस्टिक और 98 इसमें इंटरनेशनल लेवल के हैं। ये जो एरो शो आयोजित किया गया, इसकी थीम थी द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। बेंगलोर ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी बेंगलोर में भारत का पहला इंटीग्रेटेड एसी रेलवे टर्मिनल ये स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा बेंगलोर से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? भाई इसरो का हेडक्वार्टर है, इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। इसके अलावा भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ये भी बेंगलोर में ही स्थापित की गई है। दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ टेक हब भी बेंगलोर बना हुआ है। उदयपुर जिसे राजस्थान का
सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। अभी G20 ग्रुप ऑफ 20 आप जानते ही हैं, G20 इस साल भारत होस्ट करने जा रहा है। तो इसके लिए जो G20 की शेरपा मीटिंग रही थी ना, ये उदयपुर में ही आयोजित की गई थी और लीड किया गया था नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत के द्वारा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं बैठक ये दिल्ली में आयोजित की गई थी। हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड ATM ये स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो देखिए, इसमें से जो इयोन मॉर्गन है, ऑप्शन में जितने नाम देख रहे हैं ना आप, सभी इंग्लैंड के ही खिलाड़ी हैं। तो इसमें आप लोगों को अलग अलग याद रखना। इयोन मॉर्गन ने संन्यास लिया। इयोन मॉर्गन ने 2019 में इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में शानदार जीत दिलाई थी। इन्होंने रिकॉर्ड 126 वनडे यानी कि एक दिवसीय और 72 T20 में इंग्लैंड की कप्तानी की है। दोनों प्रारूपों में कप्तान के रूप में मॉर्गन ने 118 मैचों में इंग्लैंड को जीत दिलाई है और एक रिकॉर्ड भी इनके नाम है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना आप लोगों को खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल या उनसे रिलेटेड कंट्री याद होनी चाहिए। तो इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड के ही बर्मिंघम में, हालांकि मैं मैप ऐड नहीं कर पाई हूँ, ओरली बता देती हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें कि टॉप पर था ऑस्ट्रेलिया, पदक तालिका में टॉप पर ऑस्ट्रेलिया था। इंडिया की रैंकिंग इसमें कौन सी थी? चौथी थी। अभी हाल ही में तापमान यहाँ 50 डिग्री के ऊपर जाने के कारण पहली बार रेड अलर्ट जारी किया गया था। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला या क्लाइमेट इमरजेंसी नीति तो नहीं, क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश ये भी इंग्लैंड हो जाएगा। सैम करन का नाम तो आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना ही है। IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, इन्हें 18.5 करोड़ में खरीदा है किसने? तो इन्हें खरीद लिया गया है पंजाब किंग्स के द्वारा। मोइन अली ये भी इंग्लैंड के ही क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। और जो रूट, आप देखिए, मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी एनालिसिस करती हूँ और अब खान सर के बैच में MPPSC में भी आ चुकी हूँ, तो उसमें भी मैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिवाइज कर रही थी। तो मैंने देखा 4 से 5 साल पहले ना MPPSC में ये पूछा गया था कि जो रूट किससे संबंधित है, खेल पूछा गया था क्रिकेट, ऐसा मुझे नजर में आ रहा है। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि स्टेट PCS के लेवल के भी क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को पहली बार जनवरी 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इस बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ये रहे हैं शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये छाए भी हुए हैं। शुभमन गिल ने ना सबसे कम उम्र में या सबसे जल्दी कह सकते हैं हम एक दिवसीय क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाई थी और इस मामले में इन्होंने ईशान किशन को भी पीछे छोड़ा था। ठीक है, और अब ये प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं अभी जनवरी के लिए। ICC की स्थापना की गई थी 1909 में। हालांकि अब ICC को काफी समय हो गया है इस अवार्ड की शुरुआत किए हुए। तो पहली बार जब ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ दिया था पिछले साल जनवरी में, तो ऋषभ पंत को मिला था। ठीक है ना। दुबई UAE में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो अध्यक्ष है ना, ये हो जाएंगे ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और सूर्य कुमार यादव की हम बात करें तो ICC T20 इंटरनेशनल मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये रहे हैं अभी 2022 वाला जो अवार्ड लिस्ट जारी किया ICC ने। R अश्विन के बारे में बता चुकी हूँ, सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले खिलाड़ी। देखिए, रिवीजन में मैंने रखा भी है क्वेश्चन, कहाँ गया ये देखिए, R अश्विन का क्वेश्चन कहाँ गया भाई? इसी में तो था। ये है सबसे तेज, टेस्ट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज ये बने हैं, है ना। और ये युजवेंद्र चहल, ये T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के खिलाड़ी। इस मामले में इन्होंने भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ा था। अगला प्रश्न है, 15 से 17 फरवरी तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका ये 12वां संस्करण है। देखिए, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि क्वेश्चन का लेवल ना एग्जामिनर थोड़ा इंप्रूव वो भी कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने रट लिया कि विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हो रहा 4 से 5 बार मैंने बता दिया। थोड़ा उसे क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना होगा ना, तो ये एडिशन जरूर पूछ लेगा। तो याद रखेंगे, इसका ये 12वां एडिशन है। देश भर क्या, अब दुनिया भर में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसलिए इस बार जो इसका आयोजन है फिजी में किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित एक छोटी सी कंट्री जिसकी कैपिटल सुवा करेंसी फिजियन डॉलर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस यहाँ मैं लिख भी देती हूँ।
जो विश्व हिंदी दिवस है ना, ये मनाया कब जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि भारत में आप लोगों ने याद रखा होगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस तो आप लोगों को याद रखना ही है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि सरोजिनी नायडू जी की स्मृति में मनाया जाता है, ये भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है रेडियो एंड पीस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी को विज्ञान में और महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा? तो ये बनी है रियाना बरनाबी। कहाँ की है? सऊदी अरब की। देखिए सऊदी अरब में क्या है ना, महिलाओं को उतनी ज्यादा छूट नहीं रहती थी, बुर्का पहन करके महिलाएं रहती थी। खुद ड्राइविंग लाइसेंस मतलब कि ड्राइव नहीं कर सकती थी, खुद का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। यदि इन्हें हज पर जाना है तो पति की परमिशन या उनके घर में जो बाप बड़े भाई हैं उनके साथ, मतलब एक पुरुष अभिभावक का होना इनके साथ जरूरी है, तब जा सकती थी। मतलब काफी सारी पाबंदियां थी। पहले तो वोट देने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ना सऊदी अरबिया महिलाओं को लेकर के काफी ज्यादा उदार हुआ है। तो ऐसे में स्पेस स्टेशन पर भी या अंतरिक्ष की दुनिया में भी अब महिलाएं कदम रखने वाली हैं। तो इसी में एक महिला का नाम आप याद रखेंगे, रियाना बरनाबी, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये जो मिशन है इसके तहत ये भेजी जा रही है। ठीक है, रियाना बरनाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री चुनी गई है जो कि इस मिशन पर भेजी जानी है। ठीक है, ये एक और महिला है इनके साथ जिसके साथ ये जाने वाली, हालांकि सऊदी अरब की पहली महिला इसलिए केवल इनका नाम मैंने याद रखा है। तो ये जो दोनों अंतरिक्ष यात्री है ना, इन्हें स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो कि फ्लोरिडा से इन्हें लॉन्च किया जाएगा कैनेडी स्पेस सेंटर में कॉम्प्लेक्स 39A से। इतनी चीजें लिखनी पड़ती है। अभी बीपीएससी में मैंने देखा है कुछ ऐसे ही, जैसे आपको मैंने नहीं बताया था कुछ दिन पहले, कौन सा था वो प्रश्न था, परमाणु संलयन वाला, कि अमेरिका ने किया, इतिहास रच दिया है। ये तो मैंने पढ़ाया, तो मुझे लगा अमेरिका इंपॉर्टेंट होगा जिसने ये ट्रायल किया है। अब आपके बीपीएससी में पूछ लिया गया था कहाँ से किया गया, किस स्पेस स्टेशन, सेंटर का नाम पूछ लिया गया था। इसलिए भाई ये सारी चीजें मैं मेंशन करती हूँ, एग्जामिनर के मूड का कोई भरोसा नहीं। तो सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, करेंसी सऊदी रियल हो जाएगी। दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी है ना, ये सऊदी अरेबिया में ही बनने जा रही है। जेसिका मीर और क्रिस्टलिना कोच का नाम आप लोगों को याद होगा। ये नासा की अंतरिक्ष यात्री थी जो स्पेस वॉक करके इन्होंने इतिहास रचा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर पहली बार स्पेस वॉक किया था। निकोल मान, ये अमेरिका की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी जिन्हें अभी भेजा जाना है। कौन से मिशन पर तो काम कर रहा है, मतलब अंतरिक्ष पर जाने वाली अमेरिकी मूल की ये पहली महिला होंगी, है ना। और नूरा अल मतरोशी, देखिए मैं 2 टर्म यूज कर रही हूँ, जैसे चंद्र मिशन है या शुक्र मिशन है, तो वो अंतरिक्ष यानी कि पृथ्वी के बाहर जाना हुआ। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये तो धरती से ही लगभग 300-400 किलोमीटर के दूर का क्षेत्र आप कह सकते हैं, जहां अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, कई महीनों रहते हैं और अपना रिसर्च कंप्लीट करते हैं, है ना। तो वो चीज दोनों अलग अलग है, काफी बार मैंने आपको बताया है। और नूरा अल मतरोशी है ना, ये UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगी। तो इनका नाम भी आप लोगों को याद रखना, ये भी काफी ज्यादा एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो रिसेंटली न्यूजीलैंड में इस चक्रवात के कारण आपातकाल लगा दिया गया है। 2011 में क्राइस्ट चर्च भूकंप और 2020 के कोविड-19 के बाद इस देश में लगा ये तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल है, क्योंकि इस देश को काफी ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित किया गया है। इसका ऑकलैंड वाला क्षेत्र ज्यादा ही प्रभावित है ना। इसके कारण न्यूजीलैंड की काफी सारी उड़ानें हैं जो कि रद्द कर दी गई। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी डॉलर। अभी रिसेंटली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, पहले जेसिका अर्डन थी, अभी क्रिस हिपकिंस, ये भी हाल ही में बनाए गए हैं। देखिए ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप ये पिछले ही साल हो चुका है, 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था और इसमें जो विजेता थी ना, ये ऑस्ट्रेलिया थी। इसके अलावा धूम्रपान निषेध कानून ये अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने लाया और ये लाने वाला ये दुनिया का पहला देश बना था। अंतरिक्ष में इन्होंने लकड़ी से बना सैटेलाइट लॉन्च किया था न्यूजीलैंड ने, है ना। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी याद रखेंगे, जहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का ये वाला इलाका, क्वींसलैंड वाला इलाका, जो कि अभी
ग्रेट बैरियर रीफ के संकट के कारण चर्चे में रहा था, और फिलीपींस में ताल ज्वालामुखी आप लोगों को याद रख लेनी है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू, चुप रहने वाले हैं, ऐसा होगा नहीं। तो बांग्लादेश के 22वें क्रम के प्रेसिडेंट बनाए गए शहाबुद्दीन चुप्पू, और फिर प्राइम मिनिस्टर तो अभी भी शेख हसीना है, अब्दुल्ला हामिद के स्थान ले रहे हैं चुप्पू। चुप्पू नाम है भाई, क्या करोगे। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। संप्रति एक्सरसाइज आप लोगों ने याद रख लेनी है, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच होती है। यहाँ एक चट्टोग्राम चटगांव पोर्ट भी आप लोगों को याद कराया है मैंने, जिसके इस्तेमाल को लेकर के बांग्लादेश ने भारत सरकार को मंजूरी दे दी है। फिर आप लोगों को कुशियारा रिवर भी याद रखना है। कुशियारा रिवर को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ है। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। नेपाल के राष्ट्रपति ये भी हाल ही में बनाए गए हैं पुष्प कमल प्रचंड। क्रिस हिपकिंस ये भी हाल ही में न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं, नहीं प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट है, विश्व खुशहाली सूचकांक हाल ही में जारी किया हुआ है, और फिर से इसमें फिनलैंड, इसका जो 10वां संस्करण था, तो लगातार 5वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड को कहा गया है। इस सूचकांक में भारत 136 में। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया था क्या? ये क्वेश्चन पुराना हो गया लग रहा है। नहीं, 2023 का ही है। हैप्पीनेस इंडेक्स में तो 136 ही बता रही थी, पिछला तो 139 नहीं 136 में आ ही गया था। अभी भी भारत इसमें 136 प्लेस पर है। अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश इसमें बताया गया है, अंतिम स्थान में अफगानिस्तान ही है। अपने पड़ोसी की स्थिति की बात करें तो नेपाल 84, बांग्लादेश 94, पाकिस्तान 121 और श्रीलंका 127 पर रहे हैं। फिनलैंड की कैपिटल हेलेंस की करेंसी हो जाएगी यूरो। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर सना मारिन है। नॉर्वे ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप पर है। डेमोक्रेसी में क्या इंडिया 46 में था ना। अमेरिका साइबर सिक्योरिटी में टॉप पर है। साइबर सिक्योरिटी में इंडिया की रैंकिंग 10वीं है। जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर है, अभी 2023 वाले में इंडिया की रैंकिंग 85 है। अगला प्रश्न है, अब कहाँ अगला प्रश्न, चलिए। यूनेस्को के द्वारा दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय ये घोषित किया गया था विश्व भारती विश्वविद्यालय को, जो कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। आज का सवाल है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्णकालिक सदस्य कौन बना है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।